ओके मैम सो आप। so this is Tehzeen Mahmood here. I'm a clinical practitioner with 2 years experience in hospital setting, OPDs and all wards. अच्छा बेटे, आपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स जो हैं वो देने हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इसमें नहीं आपने देने, ड्यूरिंग द वीडियो नहीं देने, ओके। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबने ध्यान से देखना है। अगर आप देखेंगे, इसको सुनेंगे तो अच्छे से आंसरेबल हो सकेंगे, और सर्टिफिकेट्स भी उन्हीं को दिए जाएंगे जो आंसर्स देंगे, फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके मैम जी, वॉइस आपकी क्लियर है मैम, आप स्टार्ट करें। ओके। सो आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव एसीएल रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको लेके चलूंगी कि बेसिकली हमारे पास एसीएल है क्या। ठीक है, देन हम इसका रिहैब प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास एसीएल जो है वो एग्जैक्टली है क्या। एसीएल हमारे पास स्टैंड बाय होता है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास फीमर और टिबिया के साथ ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये डायगनली हमारे पास पड़ा होता है, ठीक है, नी के अंदर, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टेबिलिटी। अब इधर इन्होंने एक नॉर्मल साइड जो हमारे लेफ्ट साइड पर है, वो एक नॉर्मल एसीएल है, लेकिन जो टीयर के साथ है वो हमारे पास राइट साइड पर है। ये आपको नजर आएगा कि एसीएल का टीयर हुआ। अब जो माइनर के भी स्टेजेस होते हैं। अब टीयर जैसे जैसे जिस स्टेज के हिसाब से फर्स्ट होता है, उस तरह से इसकी कंडीशन जो है हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास स्टेज 1 का टीयर है तो हम इसे कर सकते हैं कि आइसिंग करेंगे, उसको कंप्रेशन देंगे, एप्लिकेशन देंगे, राइस प्रोटोकॉल बेसिकली हम अप्लाई करेंगे, और लिगामेंट इंजरी जो है हमारे पास वो हील आउट हो जाती है विद इन 8 to 10 days और 15 days। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन, इस तरह से। नेक्स्ट हम इसमें अब देखते हैं एक सा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब ये हमारे पास है बेसिकली एसीएल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या, ये हमें हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है जॉइंट की। और ये भी मैंने आपको बता दिया डायग्राम के अंदर कि डायगनली पड़ा हुआ है मिडल ऑफ द नी में, और प्रिवेंट करता है हमारी टिबिया बोन, जिसे हम शिन बोन भी कहते हैं, कि वो फीमर से स्लाइड आउट ना हो जाए। ठीक है, स्लिप आउट ना हो जाए, उसको पकड़ के रखता है ये बेसिकली। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे पास बहुत सी मोस्ट कॉमन इंजरीज आ सकती हैं एसीएल की। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में जो हमारे पास आ जाते हैं लोग, वो जो है, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हमारे पास ब्रिस्क वॉकिंग हो जाती है, इसके अंदर हमारे पास सडन स्टॉप्स आ जाते हैं, हमने डायरेक्शन चेंज करनी होती हैं, जिस तरह फुटबॉल के हमारे पास प्लेयर्स हैं या फिर टेनिस बॉल के होते हैं हमारे पास। इस तरह से हर तरह से, सॉरी टेनिस बॉल नहीं, सॉक्सर और बास्केटबॉल वगैरह किस तरह से प्लेयर हैं, वो टेनिस बॉल चला जाएगा उस साइड पे, एल्बो वाली साइड पे, ये नहीं है। अच्छा जी, तो अब इसमें हमारे पास जंपिंग वगैरह, जिस तरह हम टेम्पोलिन जीवन के, ये हमारे पास जो बच्चे होते हैं इनमें भी एसीएल टीयर्स आ जाते हैं। जब वो ज्यादा आप एक्सेसिवली जंपिंग कर रहे हैं और उसका जो इन्फ्लेमेशन पहले से कोई अंदर अंडरलाइन कॉज चल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह जो लिगामेंट है हमारे पास, वो हमारे किसी ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से, लाइक रोड एक्सीडेंट, आप बाइक पर हैं या फिर कार में हैं, कार के डैशबोर्ड के साथ लग रहा है आपका नी, ये बहुत कॉमन है। या फिर एकदम से आपका जो नी है वो इंटीरियर साइड पे स्ट्राइक हुआ है, चाहे वो रोड के साथ हुआ है, इवन के कुछ लोग बहुत वो क्लम्पी से होते हैं, कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। तो वो अगर किसी चीज से रिपीटेडली उनका नी जो है वो इंटीरियर साइड पे टकरा रहा है, चाहे वो बेड है, सोफा है, अगर बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो आपका लिगामेंट इंजरी होने का यहाँ पर खतरा आ जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, इसमें कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो कि हम एसीएल के टीयर को कंफर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये 3 से 4 बेसिक टेस्ट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वन है ना, लेशमैन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मोस्टली यही क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कराते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर कुछ ना मैंने आगे लिंक्स ऐड किए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। इसको प्ले करके बाद में भी देखें, और अभी भी एक मैं आपको सिर्फ एक वाला दिखा देती हूँ डेमो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। सो मैं प्ले कर रही हूँ ये, तो इसको ध्यान से देखें। इसमें हम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेशमैन टेस्ट होगा। और ये हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टेस्ट है। वैसे तो हम इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट भी मोस्टली करते हैं, पिवट शिफ्ट टेस्ट भी करते हैं, लिवर साइन टेस्ट भी करते हैं। इसमें से जो तीन स्पेसिफिक ज्यादा तो इस्तेमाल होते हैं ना, वो मैंने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर लिंक पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है हमारे पास सुपाइन में है। अब वो बता रहे ये है कि हमने इसको थोड़ा सा डिग्रीज पे लेकर जाना है, और चेक करना है कि कितनी हमारे पास मूवमेंट या ग्लाइड यहाँ पर मोबिलाइजेशन अवेलेबल है, किस हद तक हमारे पास आरओएम्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब इसको ध्यान से देखें। इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा ना, वो ये होगा कि पेशेंट जो है या तो रिस्ट्रिक्शन शो कर देगा, या तो पेन प्रोवोकिंग सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसको आप पिलो रख के, अगर आप अपना थाई नहीं रखे तो आप एक पिलो रखें, और पिलो रख के भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसने ऊपर से स्टेबल किया है, एंड देन उसे एंटीरियरली मूव कर रहे हैं। ओके, अब बाकी जो दो लिंक्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो उसके ऊपर ही अब रहेंगे। ये सिर्फ छोटा एक इंट्रोडक्शन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। हाउ मेनी मूवमेंट्स अकर ऑन नी एंड विच आर। ये आपने आंसर करना है अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर आपको 24 आवर्स के बाद इसके जो आंसर्स है वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलें, मूव करते हैं नेक्स्ट। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स, जो हमारा बेसिक टॉपिक था, अब हम उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एसीएल पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन के अंदर सबसे पहले, यहाँ पे किसी भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर जब हम जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला काम जो है वो है एक प्रोटोकॉल को स्ट्रक्चर करना, ताकि जो हमारी रिकवरी है वो स्मूथ रहे, हमें चीजें बार बार से याद ना करनी पड़े, क्योंकि आप नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने हर प्रोटोकॉल को स्ट्रक्चर करें, पहले उसको अच्छे से अलाइन करें, ताकि आपको भी याद रहे, पेशेंट को भी याद रहे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि प्रोटोकॉल को भी अंदर बेसिकली हमने क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी है, तभी हो सकता है जब आप मेंटली तौर पर स्ट्रक्चर्ड होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मसल की स्ट्रेंथ को देखना है, उसके आरओएम्स को देखना है, अराउंड नी जितने भी हमारे मसल्स हैं उनके अंदर वीकनेस तो नहीं आ रही है ये देखना है, या पहले से वीकेंड मसल्स हैं उनके अंदर कैसे पावर इंड्यूस करानी, कैसे इसकी इंड्योरेंस करानी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए क्या करवाना है। नेक्स्ट उसके अंदर दोबारा से अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कैसे कराना है उन एक्टिविटीज के अंदर। अब कुछ इसके अंदर फेजेस हैं, ठीक है। हर हर एक प्रोटोकॉल जो हमारे पास रिहैब का होता है उसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। इसका जो टोटल 10 और टाइम है वो क्या है कि ये 3 फेजेस के अंदर है। 6 मंथ्स हमें लगते हैं एक स्पोर्ट एक्टिविटी की तरफ जाने में, लेकिन एडीएल्स में हम जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अब फेज 1 जो कि हमारे पास आ रहा है, मतलब कि आपकी सर्जरी हुई है, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे से आपकी वो स्टार्ट हो जाती है रिकवरी प्रोसेस, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हम उसके आरओएम्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट 2 वीक्स जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर पेशेंट या फिर फिजियोथेरापिस्ट या फिर उसका सर्जन ध्यान नहीं देता, तो इन तीनों की जो उनसी केयरलेसनेस है वो पेशेंट को जिंदगी भर भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई रिहैब का प्रोटोकॉल है, आपने उसको डे वेरी नेक्स्ट डे पे आरओएम्स कराने की कोशिश करनी, चाहे थोड़ी सी है उसको वेट बेयरिंग की तरफ। वेट बेयरिंग ऐसा चाहिए नहीं कि वो टोटली बेयर करे, कोई क्रचेस वगैरह के साथ उसको टॉलरेट करना है, उसने उस वेट को जितना वो टॉलरेट कर सकता है पेन फ्री रेंज के अंदर उसकी वेट बेयरिंग करानी है। उसको आरओएम्स करानी है। आरओएम्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, एंकल पंप्स करा सकते हैं,
एंकल पंप्स तो आपको पता है कि हम कैसे कराते हैं, हील स्लाइड्स करा सकते हैं। एंकल पंप्स बेसिकली हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए कराएंगे। हील स्लाइड्स की बात करें तो ये हमारे पास लिटिल बिट जो है ना, वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है हमारे काफ को, हमारे क्वाड्स को, इस तरह से लेग को स्ट्रेंथन करती है। अब नी बैंड्स इसलिए कराने हैं ताकि हमारे मसल के अंदर कोई स्टिफनेस ना हो, कोई कॉन्ट्रेक्चर ना बन जाए, क्योंकि जब हमारा एक मसल हो जाए या फिर जॉइंट हो जाए, अगर वो एक पोजीशन में ज्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा तो या तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो जाएंगे, या तो वो मसल वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल एक टास्क हो जाता है, फिर उस सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब क्वाड सेट्स हम करा सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेट लेग रेजेस करा सकते हैं। इसमें हम ये इसलिए करा रहे हैं इनिशियल बेसिस पे कि इनकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन है। फर्स्ट 2 वीक्स में हम यही प्रोटोकॉल बार बार से रिपीटेडली उसको प्लान करके कर सकते हैं। ठीक है। और वेट बेरिंग तो हमने लाजमी करानी है, जितना भी वो टॉलरेट कर सके। अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 हमारे पास आ जाता है जी, मसल स्ट्रेंथनिंग फेज हम इसको नाम देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कितना टाइम होता है, 3 to 6 वीक का टेनोर होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, मैंने बहुत ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन टाइप कह ले कि दिया हुआ है, ताकि कुछ चीजें मेस अप ना हो। ये वो चीजें हैं, सिर्फ वही चीजें ऐड की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कुछ नहीं करा रहे तो एटलीस्ट ये जरूर करवाएं। ठीक है। तो लेग प्रेस जो है ये आप करा सकते हैं। आप टावल रैप करें, पेशेंट के एंकल के नीचे प्लेस करें, उसे कहें कि अपने प्रेस करे, उसको टावल को प्रेस करें, या कोई पिलो ले लें, नी रोल ले लें, कुछ भी ले लें, उसको रख के जगह डाउनवर्ड प्रेस करें, सुपाइन पोजीशन में हम कराएंगे। ठीक है। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करा सकते हैं ताकि मसल्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो, अच्छी पावर आए उसमें। उसके अलावा काफ रेजेस करा सकते हैं। काफ रेजेस देखिए कैसे कराते हैं हम। ये एक चीज है कि काफ रेज हम कैसे कराएंगे कि पेशेंट को क्या करेंगे कि खड़ा कर देंगे, उसका वेट हम अपने ऊपर ले लेंगे। ठीक है। अपने ऊपर लेने से मतलब ये कि क्रचेस साइड पर करके हम उसे कहेंगे हमारे कंधों के ऊपर हाथ रख ले, शोल्डर से उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम उसे कहेंगे कि आपने अपने टोज और फिंगर के ऊपर खड़े होना है, हील अप करने हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि काफ के अंदर एक लाइट सा स्ट्रेच भी आएगा, और ये काफ रेजिस हम इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। और इससे सबसे पहले तो पेशेंट को ये देखना है कि वो सिक्योर फील करे, सेफ रहे, और उसको मेंटली प्रिपेयर करना है अपनी इन सब चीजों के लिए। जब तक आप पेशेंट की मेंटल सेटिस्फेक्शन को नहीं करेंगे अप्रोच, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी री एजुकेशन के अंदर, उनकी रिहैबिलिटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंट को आपने इनकरेज जरूर करते रहना साथ साथ। अब आपने क्या है करना है, स्टेप अप टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टेशनरी बाइक उसको करवाएंगे, बाइक के ऊपर बिठा देंगे और उसे कहेंगे कि जो हमारे पास जिम में पड़ी होती हैं अक्सर, वही सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है। तो जिम के अंदर अब हम उनको बिठाया है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी उसकी इम्प्रूव हो रही है, साथ ही साथ उसकी जो नी की मोबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। नी की मोबिलिटी ही मेंटेन करने के लिए बेसिकली हमने उसको करवाया ना स्टेशनरी बाइक, लेकिन ये साथ एक और हमारे पास आ रहा है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो जो सर्जरी साइट है वहां पर ब्लड कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है। अब हमने साथ ही साथ इसमें हमारे बॉडी के साथ मसल टू मसल अटैच होते हैं। ठीक है। उन सबका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ना हो कि हम एक चीज पे काम करते रहें और जो एक स्पेसिफिक कुछ लोगों को पेन आ रहा था या वीकनेस फील होती है या फिर स्टेबिलिटी नहीं आ रही होती, मे बी वो किसी और मसल की वीकनेस की वजह से आ रही है। इसलिए इसके अंदर नी के साथ हम कोर की और हिप की स्ट्रेंथनिंग, ग्लूटियस मीडियस मैक्सिमस, इन सब की स्ट्रेंथनिंग हम साथ कराएंगे। ठीक है। ताकि ये जो है एक्सरसाइजेस हमारी नी की रिहैब में सपोर्ट कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है। अब जी आ गई है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने मुझे बताना है कि हम कोल्ड थेरेपी फेज 1 में सर्जरी के बाद कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। सोच के तो अच्छे से फिर बताना, गूगल नहीं करना। देन फेज 3।
फेज 3 के अंदर अब क्या है कि फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं अब। ठीक है, हम वो सारा फेज निकाल चुके हैं जिसमें हमने अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ देखनी थी, जिसमें हमने अपने मसल्स की वो सॉरी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन देखनी थी, अपनी स्टिफनेस को देखना था, कॉन्ट्रेक्चर्स को देखना था। इन सब चीजों से हम सॉल्व होके सारा कुछ ये करके इन स्टेजेस से बाहर आ चुके हैं। अब हम फंक्शनल ट्रेनिंग के फेज में हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट इस स्टेज पर पहुंचा होता है कि वो अपने एडीएल्स तो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो एक हमारे अंदर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह मैं पहले था कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता था या जल्दी जल्दी मूव कर लेता था, मैं जंप कर लेता था, वो चीजें नहीं आ रही। अब इस फेज के अंदर हम उनको ये वाली चीजें की रिकवरी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, अब प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेज इसके अंदर हम करा सकते हैं बच्चे। प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बेसिकली जो है ना हमारे पास, वो होती हैं वो वाली एक्सरसाइजेज जो कि हम करा देते हैं, स्पीडली करा देते हैं फोर्स के साथ, या फिर डिफरेंट मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस करें ताकि हम मसल की पावर को जनरेट कर सकें। अभी तक हम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इंक्रीज कर रहे थे, अब हम पावर को कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोटोकॉल के अंदर। अब इसके अंदर जो है वो जंपिंग है, एजिलिटी ड्रिल्स भी इसमें आ जाते हैं। अब देखो इसके अंदर हम ना नेक्स्ट एक मैंने ना लगाई हुई है, पिक्चर लगाई है ताकि आपको ओवरव्यू, पहले मैं वो दिखाती हूँ फिर ये डिस्कस करते हैं। ये देखो बेटा, ये जो सारी सीरीज एक प्लियोमेट्री एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन मैंने इधर दिखाई है। ठीक है, ये देखिए आप, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए सिंगल लेग प्लियोमेट्री प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमने इनको सिंपल जंप्स कराए हैं, सिटअप जंप्स कराए हैं। ठीक है, एक मिनट सर। अच्छा जी, स्टेप अप जंप्स कराए हैं, उसके अलावा स्प्लिट स्क्वाट जंप्स कराए हैं स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हमने ये कह लें कि हमने जो मूवमेंट्स, रैपिड मूवमेंट्स होती है ना, वो हमने करवानी तो है लेकिन स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, एकदम से बिल्कुल हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं लेके जाना। हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी करवानी है पर स्टेज वाइज करानी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि उसको नेक्स्ट हमने उसको मूव किया इधर हर्डल जंप्स के अंदर। अब क्योंकि हर्डल जंप्स के अंदर सपोजिंगली अगर इनिशियल बेस पे होता ना तो हम क्या करते कि हम उसे पेशेंट को कहते कि आपने सिर्फ इन बार्स को क्रॉस करना है, चाहे वो क्रचिस के साथ कर रहा होता, चाहे वो आपकी सपोर्ट के साथ कर रहा था, सिर्फ उसने क्रॉस करना था ताकि उसकी जो नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना उसकी मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान का जो कोऑर्डिनेशन लेवल है, बैलेंस का लेवल है, इन तीनों चारों एक्सरसाइजेस जो स्टेजेस दिखाई हुई हैं इसके अंदर वो भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, बैलेंस ट्रेनिंग भी साथ हो रही है इसके अंदर, उसकी जो है हमारे पास पावर ट्रेनिंग है वो भी हो रही है। उसके अलावा वो अपनी हर उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को इससे अचीव कर लेगा जो वो चाहता है। स्पेशली ये लोग वो करते हैं जो कि हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर आए होते हैं, और बहुत से लोग वैसे भी अगर वो लगे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो तो फिर वो इस लेवल तक आपको पहुंच जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो उनका जब थोड़ा बहुत हो जाता है ना, एडियल्स पे आ जाते हैं, तब वो कहते हैं ठीक है अभी ओके, अल्लाह हाफिज फिजियोथेरेपिस्ट को, ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी सर्जरी के जो पैसे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। या आपने अपने पेशेंट को समझाना है कि आपने जो सर्जरी पे चीज की है वो सिर्फ सर्जरी की हद तक थी, डॉक्टर ने आपका नुक्स चेंज कर दिया है, लाइक आपका लिगामेंट चेंज किया है, उसके अंदर पावर नहीं डाली, पावर हमसे आपने डलवानी है आगे। ठीक है, चलें पीछे वाली पीछे वाली सॉरी एक्सरसाइज कह रही हूँ मैं, पीछे वाली पे जाते हैं स्लाइड पे। अब हमने कहा था कि ग्रेजुअल रिटर्न टू स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज अंडर गाइडेंस। अब यही बात जो मैंने आपको पीछे समझाई कि हमने एक्टिविटीज तो करानी है हाई इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाली, लेकिन उसको स्टेज टू स्टेज लेकर चलना है गाइडेंस के साथ। अब इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस के नाम उन्होंने बताए हुए हैं जो कि इंस्टेबिलिटी को इम्प्रूव करें, स्क्वाट्स वगैरह ये चीजें। अब कुछ आगे की एक्सरसाइजेस हैं ओवरव्यू के बाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें पहले कि हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर सर्जरी टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, इसका आंसर आपने करना। चलें अब आ जाते हैं हम, कुछ की एक्सरसाइजेज हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी हैं ताकि एटलीस्ट आपको, जिसको कुछ नहीं जिसने स्लाइड में सुना, एटलीस्ट ये उसको सुनाई दे जाएगा ना, तो शायद वो अपने पेशेंट के साथ कोई ज्यादती ना करे। अच्छा, क्वाड्रिसेप्स सेट्स क्या है हमारे पास? ये हमारे मसल्स को, हम क्या कह रहे हैं, थाई के जो मसल्स हैं, पेशेंट को कहते हैं कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो टाइटन अप होंगे, और फ्यू सेकंड्स के लिए हम उसे कहेंगे इसको होल्ड करके रखे और देन रिलैक्स करे। इससे हमारे क्वाड्रिसेप्स, हमारी जो बेसिकली नी एसीएल है ना, उसके अंदर हमारा जो मेन रोल है ना, वो हमने क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ को पकड़ना है। ठीक है, क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ को पकड़ लेंगे तो हमारा जो एसीएल का रीहैब है वो बहुत अच्छा स्मूथली चलेगा और हम बहुत सी चीजें अचीव कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग इसके अंदर। ठीक है, हमने एक्सटेंशन भी गेन करनी है, इसको कुछ एक्सरसाइजेज हम प्रॉन में जाके करते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज हम सुपाइन में करते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लेग रेजेस जो है, जिसे हम एसएलआर भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम अपने लेग को, पेशेंट को कहते हैं कि स्ट्रेट रखना है और स्लोली जो है वो लोअर डाउन करना है। ठीक है, अब हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हैं, बेंड योर नी एंड ब्रिंग योर हील टुवर्ड्स योर बटक्स। मतलब कि ये हो रहा है प्रॉन पोजीशन के अंदर, पेशेंट प्रॉन में है, हम उसे कह रहे हैं कि अपने नीज को बेंड करो और अपने जो उनसे हील्स हैं उसको कोशिश करो कि अपनी हिप के साथ लगाओ। मोस्टली पेशेंट्स नहीं कर पाते ऐसे शुरू में, लेकिन पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू हम इसको गेन कर लेते हैं। इसको गेन करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हील स्लाइड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे करना है। हम इसको फ्लोर के साथ भी अपनी हील को स्ट्राइक करते हुए बेंड कर सकते हैं, और इसको काउच के ऊपर भी कर सकते हैं। इवन कि हम इसके अंदर जो है वो मेट्स भी करा सकते हैं। मसल एनर्जी टेक्निक जो है वो भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन को गेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। काफ रेजिस का भी मैंने आपको बताया कि आपने कैसे ये करने हैं, अपने टोज पे आपने खड़े हो जाना है और देन आपने अपने बैक डाउन करनी स्लोली और फिर अप करनी है, इस तरह से। जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है, अभी चैट में लिख दे या फिर अपने आप को ऑडिबल कर दे। जो भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हैं आप, 5 मिनट्स हैं आपके पास, आप पूछ सकते हैं।